ठीक। गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल बात करना शुरू किया हुआ था पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के बारे में कल हम लोगों ने देख लिया था, अब हमें देखना था डिसक्वालिफिकेशन। हमने कहा डिसक्वालिफिकेशन में पहला जो क्राइटेरिया है कि अगर वैकेंसीज होती हैं तो वहाँ पर ऐसे कंडीशन में उनका जो है वहाँ पर माना जाएगा कि वो अपना स्थान छोड़ देंगे। इस वैकेंसी को किस आधार पर वैकेंसी कब मानी जाती है? जब डबल मेंबरशिप की बात आती है, दोहरी सदस्यता की बात आती है। यानी अगर वो एक से अधिक हाउसेस के मेंबर हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका एक हाउस का जो ऑफिस है, जो उनका मेंबरशिप है, वो वैकेंट हो जाएगा। अगर वह लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए चुने जाते हैं और 10 दिनों के भीतर वो ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि किस हाउस के वो मेंबर रहेंगे तो अपर हाउस की उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अपर हाउस यानी राज्यसभा। अगर वो पार्लियामेंट के किसी हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस के लिए मेंबर चुने जाते हैं और विद इन 14 डेज वह किसी भी हाउस की मेंबरशिप को नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे में अपर हाउस यानी पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबरशिप उनका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये वहां पर बोला गया है। दूसरा हमने कहा कि वो स्पीकर को या चेयरमैन को वहां पर रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। तीसरा, अगर वो 60 डेज तक कंटिन्यूअस अगर एब्सेंट हैं विदाउट परमिशन, हाउस का परमिशन लिए बिना 60 डेज से वो अगर एब्सेंट है तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि वहां पर उनको मान लिया जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। हालांकि 60 डेज में जो प्रोरोगेशन का टाइम है 17 अवसान की अवधि है और अगर 4 से अधिक दिनों तक एडजर्न का जो है एडजर्नमेंट का टाइम है यानी स्थगन का टाइम है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कल हम लोगों ने बात किया कि प्रेसिडेंट वो यहां पर कर सकते हैं आर्टिकल 102 में वर्णित आधारों पर। तो अनुच्छेद 103 के तहत ये काम करते हैं चुनाव आयोग की सलाह पर, यानी चुनाव आयोग की सलाह पर, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर जो है ऐसा वो करते हैं। आर्टिकल 103 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पर आर्टिकल 102 में मेंशन्ड ग्राउंड्स पर वह किसी के भी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कल हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर कुछ आधार हैं। प्रेसिडेंट जिन आधारों पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। पहला हमने बात किया कि अगर वह लाभ का पद धारण करते हों, यानी संसद सदस्य होने के साथ साथ कोई ऐसा सार्वजनिक पद धारण कर रहे हों जहां मौद्रिक लाभ हो, जो सरकार के द्वारा निर्मित हो, सरकार द्वारा शक्तियां प्राप्त। तो यहां पर पहली चीज ये ध्यान रखना है कि लाभ के पद का मतलब कोई निजी पद नहीं है। मतलब अगर आप संसद के सदस्य हैं और रिलायंस कंपनी के सीईओ हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। यहां बात सरकारी किसी ऑफिस की चल रही है। यहां बात चल रहा है कि आप सरकार में एक पद पर हैं और दूसरा पद भी ले रहे हैं। इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, हितों का टकराहट होता है। एक जिम्मेदारी सही से संभाले नहीं, दूसरी जिम्मेदारी आप वहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर इन वजहों से ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है इसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि आप एक से अधिक पद नहीं धारण करेंगे। लेकिन आर्टिकल 102 में ही पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो उन ऑफिस को, उन पोस्ट को वह इस लिस्ट से बाहर कर सकता है जो उसे आवश्यक लगे। यानी कि कुछ पदों को वो लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकते हैं। ऐसे में आर्टिकल 102 के ही अगर एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे तो वहां पर बताया गया है कि मिनिस्टर्स जो हैं उनके ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी आप संसद के सदस्य होते हुए आप मंत्री भी हो सकते हैं, तो वहां पर मंत्री का जो पद है वह लाभ का पद नहीं है। यानी आप संसद सदस्य भी रह सकते हैं और उसके साथ साथ मंत्री भी रह सकते हैं। लेकिन अन्य पदों के संबंध में संसद ने अलग अलग समय पर कानून बनाकर संशोधन किए हैं। 52 ऐसे पद हैं जो कि लाभ के पद के दायरे से अभी फिलहाल बाहर हैं और वो पद तो संसद सदस्य रहते हुए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने अन्य अदर ऑफिस हैं जो उसमें मेंशन नहीं है, अगर पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए आप उन ऑफिस को होल्ड करते हैं तो आपका मेंबरशिप क्या है? खत्म कर दिया जाएगा। तो पहला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर। दूसरा हमने कहा कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का हो, कोई इंसॉल्वेंट हो वहां पर,
या वहां पर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया हो जिसमें ये बोला गया हो कि वो मेंबर्स नहीं रहने लायक हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या इस पर कोई कानून बनाया है? तो हम लोगों ने बात किया था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और जिसमें यह कहा गया है कि अगर न्यायालय ने 2 या अधिक साल की सजा किसी को 2 और मोर ईयर इम्प्रिजमेंट किसी को डिक्लेयर कर दिया है तो ऐसे कंडीशन में उसका मेंबरशिप पार्लियामेंट में खत्म हो जाएगा और वह डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। दूसरा बोला गया है कि अगर आप जो है सोशल क्राइम में, सोशल ऑफेंसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं, इलेक्टोरल ऑफेंसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं, अगर किसी गवर्नमेंट के कंपनी में आपका इंटरप्राइजेस में आपका मिनिमम 25% जो है स्टेक लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। इतनी चीजें कल तक हम लोगों ने देखी हुई थी। आज जो हम लोगों को देखना है और दूसरा आधार क्या है हटाने का, दूसरा आधार जो बोला गया है हटाने का है वो है एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर। तो डिफेक्शन यानी दल बदल के आधार पर। तो कौन हटाता है दल बदल के आधार पर? तो स्पीकर द्वारा दल बदल के आधार पर ऐसा किया जा सकता, स्पीकर द्वारा ऐसा दल बदल के आधार पर किया जा सकता। तो स्पीकर के द्वारा कैसे दल बदल के आधार पर किया जा सकता है, अब ये हमें देखना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया है, ये असल में पहली बार यह लाया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू, और यह 10th शेड्यूल में यहां पर इसका प्रोविजन किया गया। यह आर्टिकल में नहीं बल्कि एक शेड्यूल में इसका यहां पर जो है वह इस्तेमाल किया गया है। यह कंसेप्ट कहां से आया, पहले एक बार यह समझिएगा। 1952 में पहली लोकसभा आई और पहली लोकसभा में नेहरू जी को भारी मेजॉरिटी मिली और वहां पर उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। 57 में भी देखा गया कि उनको मेजॉरिटी मिली, गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया। तीसरा लोकसभा 1962 में स्टार्ट हुआ, वहां पर भी जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी सरकार वहां पर बनी, और 1964 में उनका डेथ हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी जगह पर, वह जो टेन्योर था वो पूरा खत्म तो हुआ नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 66 में उनका भी डेथ हो गया। इसके बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इंदिरा जी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार वहां पर बनी। यह वह दौर था 1966 और 67 का जब देश के सामने कई स्तरों पर चुनौतियां आ रही थी। एक तो सिक्योरिटी के सामने प्रॉब्लम्स आ रहे थे, दूसरा डेवलपमेंट के सामने प्रॉब्लम आ रहे थे कि यहाँ पर फूड क्राइसिस बढ़ रहा था, करप्शन बढ़ रहा था, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रहा था, यानी लोगों का जो फेथ गवर्नमेंट में होना चाहिए वो देखा नहीं जा रहा था। और यहाँ पर लीडर्स को लेकर जो आइडियलिज्म की फीलिंग होती थी, अब वो आइडियलिज्म जो है, आइडियल पर्सनैलिटी, वो अब नहीं दिखाई देता है। इसी दौर में कांग्रेस जो एक अम्ब्रेला पार्टी होती है, जो अपने छतरी के नीचे सबको लेकर चलती है, उसका अम्ब्रेला जो इमेज था वो टूटने लगता है, यानी धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होने लगती है और कांग्रेस की कुछ रीजनल पार्टीज वहां पर इमर्ज करती हैं। ये रीजनल पार्टी खासकर उन बेल्ट में देखी गई जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेल्ट थे, यानी हरित क्रांति जहां पर आई थी, वहां पर पिछड़ी जातियों ने, खासकर ओबीसी कास्ट ने अपने को मोबिलाइज किया और वहां पर वो पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। इनमें जो बड़े नाम हैं उनमें हम नाम लेते हैं चौधरी चरण सिंह का, हम नाम लेते हैं चौधरी देवीलाल का, ऐसे नाम हैं जिन्होंने वहां पर ये काम बड़े स्तर पर किया। तो ये देखा गया कि 1967 में तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और चौधरी चरण सिंह यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। ये स्थिति वहां पर आ गई, यानी कांग्रेस का जो प्रभाव था वो क्या हो गया, कमजोर होने लगा। इसी दौर में एक नई टेंडेंसी वह भारत में देखी गई, खासकर हरियाणा के इलेक्शन में देखी गई। हरियाणा के इलेक्शन में यह देखा गया कि एक दिन वहां पर एक विधायक हुआ करते थे और जो विधायक थे, यह देखा गया कि वहां पर
सुबह सुबह उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हम कांग्रेस को छोड़कर एक दूसरी जो पार्टी वहां पर बनी थी उसके मेंबर बनेंगे। तो वह वहां पर हरियाणा कांग्रेस के मेंबर बन गए। दोपहर आते आते हरियाणा कांग्रेस को छोड़कर फिर से भारतीय कांग्रेस के मेंबर बन गए, और शाम तक आते आते फिर उन्होंने कहा गलती हो गई, भारतीय कांग्रेस से जाकर वो हरियाणा कांग्रेस के मेंबर बन गए। तो कुल मिलाकर वहां पर जो है एक फ्रेज पॉपुलर हुआ, आया राम गया राम। और इसी आया राम गया राम के से जो है ये दल बदल की कहानी शुरू होती है। यानी कि 1967 के बाद लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दल बदल करना शुरू कर दिया। ये दल बदल क्यों करते थे? दल बदल के आधार पर जो है क्या मिलता था? तो दल बदल से इन्हें ये मिलता था कि अगर हमको लगता है कि हम कांग्रेस में रहते हुए हमें कोई मंत्री पद नहीं मिलने वाला है, हमें यहाँ पर जो है कोई बहुत सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, हम कांग्रेस से सांसद भले बन गए हो लेकिन हम जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो हमें वहां पर फायदा मिल जाएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि ये तो ठीक है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जो आपके लिए अच्छा है। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छी लग सकती है, कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग सकती है। आइडियोलॉजी की बात भी है और सुविधा की बात भी है। लेकिन समस्या यह है कि अगर जनता ने आपको कांग्रेस के नाम पर चुना है, जनता ने आपको सपा बसपा के नाम पर चुना है, तब आप अगर बीजेपी में जाते हैं तो गलत है। या जनता ने आपको बीजेपी के नाम पर चुना और आप जाकर मिल गए सपा और बसपा के साथ, तो ये भी गलत है। यानी कि जनता ने जब आपको चुना तो आपको उन्होंने किसी एक दल विशेष की वजह से चुना, और आपने चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल को अगर आपने ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये जो जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व है, इसका सम्मान आपने नहीं किया है और यह अनडेमोक्रेटिक है या गैर लोकतांत्रिक प्रैक्टिस है। दूसरी चीज ये भी देखने को मिली कि इस दौर में दूसरे दल के नेताओं को अपने में बुलाने के लिए पैसा दिया जाना शुरू कर दिया गया, और कई बार तो वहां धमकी भी दी गई, बल का प्रयोग किया गया। मनी और मसल पावर पॉलिटिक्स में इस डिफेक्शन की वजह से बढ़ने लगे। दल बदल कराने के लिए पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल यहां पर किया जाने लगा। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज यह देखा गया कि यहां पर पॉलिटिकल जो करप्शन था वो अपने चरम पर हो गया, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग अपने चरम पर हो गई। यानी मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का हूं और मेरे साथ 5-6 सांसद हैं जो मेरे बहुत खास हैं, मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कह दिया कि मैं अब पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, अगर मुझे ये ऑफिस ये पोस्ट अगर नहीं दिया गया, सरकार बनानी है तो मेरी बात सुननी होगी। तो ब्लैकमेलिंग भी यहां पर क्या है, बड़े लेवल पर स्टार्ट हो गया था। तो इस डिफेक्शन के प्रैक्टिस ने, इस दल बदल ने वह डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर करना शुरू कर दिया। इसीलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से 10th शेड्यूल में यहां पर यह बताया गया कि ये दल बदल क्या होगा। तो पहले तो समझिए दल बदल का आधार कब माना जाएगा। डिफेक्शन, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी आप दल बदल का आधार कब माना जाएगा कि आपने दल बदल किया हुआ है। पहला सबसे बड़ा बेस ये है कि अगर आप किसी चुनाव में जीतने के बाद वॉलेंटरी यानी स्वेच्छा से आपने किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो यदि किसी सदस्य ने, यदि किसी हाउस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप को वॉलंटरी रिनाउंस कर दिया, अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से अगर उसने त्याग कर दिया, स्वेच्छा से त्याग कर दिया, तो यहां पर उसका जो है यह माना जाएगा कि यह डिफेक्शन है। ये जो है यह यहां से जो है दल बदल बोला जा रहा है। यदि कोई भी मेंबर अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी बोले कि अब मैं नहीं इनके साथ हूं, तो ये डिफेक्शन है, ये दल बदल है। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय मेंबर है, इंडिपेंडेंट मेंबर है, यानी किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जनता ने उसको इसीलिए तो चुना ही था कि आप निर्दलीय हो, आप किसी दल से नहीं हो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले तो फिर
तब ये माना जाएगा कि आपने गलत किया है। तो यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले तो ऐसी स्थिति में उसका मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट में वह खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, कोई नामांकित सदस्य है, अगर कोई नामांकित सदस्य है और नामांकन के 6 माह के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ नॉमिनेशन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ एक्सपायरी ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन के 6 माह के बाद अगर किसी दल में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए, ज्वाइन कर ले, किसी दल में शामिल हो जाए, तो ये कंडीशन है जब माना जाएगा कि हाँ ये डिफेक्शन कर रहा है, यानी दल बदल कर रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है। और चौथा, अगर पार्टी व्हिप का वायलेशन कर दे। सवाल यहां पर है पार्टी व्हिप का मतलब क्या है? पार्टी व्हिप का वायलेशन अगर कर देगा तो ऐसे कंडीशन में भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा। पार्टी व्हिप बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा दिए जा रहे डायरेक्शंस हैं, राजनीतिक दलों द्वारा अपने मेंबर्स को दिए जाने वाले, अपने सदस्यों को दिए जाने वाले निर्देश हैं। और ये अपने मेंबर्स को दिए जाने वाले निर्देश क्या होते हैं? असल में हाउस में पार्टी जो है वह एक डिसिप्लिन तरीके से काम करे, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पार्टी अपने मेंबर्स को समय समय पर वह इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि आपको हाउस में क्या करना और क्या नहीं करना है। ये जो यहां पर इंस्ट्रक्शन होता है ये चीफ व्हिप के द्वारा दिया जाता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक हाउस में एक चीफ व्हिप को अपॉइंट करती है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस किसी का भी हो, तो अगर वहां पर आप देखेंगे कि लोकसभा है तो लोकसभा में उनका कौन रहेगा? तो एक जो है चीफ व्हिप होगा, एक मुख्य सचेतक होगा, वो व्हिप जारी करता है, यानी निर्देश जारी करता है। ये 3 लेवल पर निर्देश जारी कर सकता है। पहला निर्देश जारी कर सकता है कि संसद में उपस्थिति को लेकर, यानी प्रेजेंस इन पार्लियामेंट, वो कह सकता है कि इस दिन आप सबको आना है, संसद में इस दिन आना है, अगर नहीं आएंगे तो माना जाएगा कि आप दल बदल वाली प्रैक्टिस में हैं। तो पहली चीज है कि यहां पर संसद में आप प्रेजेंट होना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा अगर व्हिप जारी किया जाएगा। दूसरा है संसद में विचार, आपके जो विचार हैं, क्या बोलना है कि किसी इशू पर वह फेवर में या अगेंस्ट में, ये पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी। अगर ये बोल दिया गया कि ये संबंधित बिल है और इसके फेवर में आपको बोलना है, और अगर आपने अगेंस्ट बोल दिया तो पार्टी आपके खिलाफ नोटिस इशू करेगी, और वह है पार्टी व्हिप के वायलेशन का, और वह है यहां पर जो है डिफेक्शन का। संसद में विचार के लिए, और संसद में मतदान, पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है, मतदान होता है, ये तीसरे लेवल पे होता है। इनमें सबसे क्रिटिकल होता है वोटिंग। अगर वहां पर बोल दिया गया कि आपको फेवर में वोटिंग करनी है और आपने नहीं किया, आपकी सदस्यता, ये सबसे स्ट्रांग ग्राउंड माना जाता है आपकी मेंबरशिप खत्म करने का। ये यहां पर पार्टी व्हिप का वायलेशन, पार्टी व्हिप में तीनों महत्वपूर्ण है, आपको तीनों पार्टी व्हिप का जो है फॉलो करना है। लेकिन इन दोनों में अच्छी बात यह है कि आपको टाइम मिलता है, आपको बोला जाता है 15 दिनों में आप सो कॉज नोटिस आपको इशू किया जाता है। अगर आपने अपने विचारों से 15 दिनों में वहां पर वह कन्विंस कर दिया अपनी पार्टी को, तो यहां पर आपके खिलाफ डिफेक्शन नहीं स्टार्ट होता है। लेकिन जो वोटिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये बिल हमें पारित तभी करा पाएंगे जब हमारे सभी मेंबर हमारे फेवर में वोट करेंगे, दूसरे के फेवर में नहीं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहां बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर वह पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट जो है वो अपना वोट राइट का इस्तेमाल करता है। तो ये 4 ग्राउंड हैं जिन 4 ग्राउंड पर यहां पर यह बोला जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात है कि क्या इसके कोई एक्सेप्शन हैं? तो निश्चित रूप से इसका कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, नहीं अपवाद क्या है? पहला, स्पीकर इसके दायरे से बाहर होते हैं, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर पर
लागू नहीं होता है। क्योंकि ये चीज समझना होगा कि स्पीकर से हम क्या, स्पीकर मतलब कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष। स्पीकर से हमारी ये अपेक्षा है कि वो निष्पक्ष रहें। अब अगर स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में होंगे तो बीजेपी के स्पीकर हैं, मान लीजिए इस वक्त बीजेपी पॉलिटिकल जो वहां पे स्पीकर हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी से। तो बीजेपी द्वारा जो यहां पार्टी व्हिप जारी किया जाएगा फिर तो स्पीकर को वो भी मानना पड़ेगा। तो स्पीकर क्या न्यूट्रल रह जाएगा? तो स्पीकर की न्यूट्रलिटी को बचाने के लिए आवश्यक है कि उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे से क्या कर दिया जाए, बाहर। यानी अभी के जो स्पीकर हैं वो चाहे तो बीजेपी और अपनी पार्टी का कोई बात न माने, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि वो जो हैं यहां पर स्पीकर हैं। तो पहली चीज। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी अपने मेंबर को एक्सपेल कर दे, यानी एक्सपेल्ड मेंबर, राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित सदस्य, अगर किसी को एक्सपेल कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है पार्टी से ही, तब वहां पर ये पार्टी व्हिप और बाकी चीजें लागू नहीं होती। हमने पहले ही इसीलिए शुरुआत में कहा कि पहला बेस क्या है, यदि किसी सदस्य ने अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से अगर खुद से त्याग दिया है तब तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अधीन आता है। लेकिन अगर जबरदस्ती निकाला गया है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी में कोई मेंबर है, वो उनके जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब बीच बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आलोचना करते रहते हैं, जबकि बीजेपी में राज्यसभा के सांसद हैं। अब अगर वहां पर आज के दिन पे अगर बीजेपी उनको निकाल दे कि नहीं अब आप बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलें, वोटिंग करें, आए ना आए, पार्टी व्हिप का टोटल वायलेशन करें, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी ने उनको क्या कर दिया है, निकाल दिया। अगर कोई भी, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी अपने विरोधी मेंबर्स को जो विद्रोह करने लगते हैं उनको भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से निष्कासित नहीं करती हैं, क्योंकि अगर निष्कासित कर दिए तब तो वो अपना मनमाना शुरू कर देंगे, और अगर पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे और पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी चीज है कि अगर किसी दल के 2/3 मेंबर एक साथ किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तो इन केस ऑफ मर्जर वहां पर जो है ये लागू नहीं होगा। यदि किसी दल के 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य दूसरे दल में विलय कर लें, दूसरे दल में विलय, तो मर्जर अगर 2/3 मेजॉरिटी से मर्जर हो जा रहा है, तो अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए ये यहां पर बसपा है और यहां पर मान लीजिए सपा है, अब बसपा से एक कोई विधायक आए और वो मिल जाए सपा में, तो ये दल बदल है, तब तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। लेकिन यहां पे 2/3 जो बसपा के विधायक हैं एक साथ वो जाके सपा में मिल लें, मर्ज कर जाएं, तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा। तो 3 इसके एक्सेप्शन हैं। पहला है स्पीकर इसके दायरे से बाहर है, कोई अगर एक्सपेल्ड मेंबर है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, और तीसरा अगर जो है 2/3 मेंबर एक साथ मर्ज कर ले दूसरी पार्टी में तो वहां पर यह कानून लागू नहीं होगा। एक केस आया था की होतो होलो हान केस, पहले भी बताया था जब बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा था। की होतो होलो हान केस में रूल ऑफ लॉ को बोला गया था कि यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह मामला बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आया हुआ था, और उसमें की होतो होलो हान केस में जुडिशरी ने बोला कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ सही है, कहीं से भी गलत नहीं है, वैलिड है, लीगल है। और दूसरा कि इसके तहत निर्णय कौन लेगा, लोकसभा में कौन दल बदल कर रहा है ये निर्णय कौन लेगा, स्पीकर लेगा। तो यहां पर दल बदल के संबंध में निर्णय कौन लेगा, तो दल बदल के संबंध में कि ये दल बदल है या नहीं है, तो दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय, फाइनल जो डिसीजन है वह स्पीकर लोकसभा में लेते हैं और राज्यसभा में कौन लेते हैं, सभापति।
और चेयरमैन, और इनका निर्णय क्या होता है, इनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, यानी फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है, यही जो बोलेंगे। इसीलिए कई बार आलोचना भी होती है, आगे मेंस के क्वेश्चन में देखेंगे कि ये मिसयूज कर सकते हैं अपने पावर का। तो इसीलिए यहां पर की हो तो होलोहान केस में कहा गया है कि इनका जो पावर है वह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, यानी न्यायपालिका देखेगी कि यहां पर ये सही या गलत कैसे जो है यहां पर वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा जो है वह मेंबर्स जो हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या तरीके यहां पर थे। अब आइए जो पार्लियामेंट के ऑफिसर हैं उनके बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट के ऑफिसर, संसद के पदाधिकारियों के बारे में यहां पर देखते हैं। पार्लियामेंट जो है यहां पर वह शुरू होती है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा यहां पर है। लोकसभा में हम देखते हैं कि वहां उसके लोकसभा को कोई एक व्यक्ति जो है प्रिसाइड करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा में भी करेगा। जो यहाँ इसकी अध्यक्षता करते हैं उनका नाम क्या है, स्पीकर है। यहाँ पर जो करते हैं वो चेयरमैन है, और ये चेयरमैन यानी सभापति यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा स्पीकर अगर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर की एक स्थिति बनाकर रखी जाती है, अगर बाय द वे जो है वो बीमार पड़ गए, रिजाइन दे दिए किसी वजह से। और ठीक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर डिप्टी व चेयरमैन की भी होती है कि अगर कोई स्थिति आती है तो वो वहां पर देखेंगे। यहाँ पर फिर इस हाउस में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर चुनकर आते हैं उनको अरेंज कर दिया जाता है उनके जो हैं नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, या पार्लियामेंट में उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक तरफ रूलिंग पार्टी को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी को अलग अलग जगह वहां पर अलॉट किया जाता है। रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है उसे लीडर ऑफ हाउस यानी सदन का नेता कहते हैं। यह रूलिंग पार्टी का लीडर ऑफ हाउस होता है, सदन का नेता होता है। इसी तरीके से अपोजिशन पार्टी के नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता यहां पर माना जाता, यहां पर विपक्ष का नेता माना जाता है। ठीक ऐसी ही कंडीशन दोनों हाउस में यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर जो है ये स्पेशल कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर इनकी बात की जाए तो कुल मिलाकर यहां पर जो ऑफिस जो पोस्ट दिख रहे हैं वो इस तरीके के हैं, ये लोकसभा और अगर ये राज्यसभा माने जाए। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहां पर लेकर चलना होगा। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 5 साल में चुनाव होते हैं, राज्यसभा में तो हमेशा कंटिन्यूअस मेंबर्स बने हुए हैं, लेकिन लोकसभा में 5 साल बाद पूरा ये जो हाउस है वैकेंट हो जाता है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर सब हट जाते हैं, ये पूरा हाउस वैकेंट हो जाता है। अब जब नया लोकसभा चुनकर आता है तो एक प्रॉब्लम होती है। नए लोकसभा में यह देखा जाता है कि यहां पर जो है कोई है नहीं, अभी कोई अंदर बैठा नहीं है जो इनको ओथ दिला सके, कोई नया स्पीकर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट इन्हीं लोगों के बीच में से जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इन्हीं लोगों के बीच में से प्रोटेम स्पीकर का एक पद क्रिएट करते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये जो न्यू इलेक्टेड मेंबर हैं, नव निर्वाचित सदस्य हैं, ये इन्हीं में से एक कोई सीनियर मोस्ट जो होगा मेंबर उसको चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट कहते हैं आप में से कोई एक रहेगा, आपका काम केवल और केवल क्या है, नए सदस्यों को, न्यूली इलेक्टेड मेंबर को आपको ओथ दिलाना है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो एक सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होता है प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी स्पीकर। ये केवल कुछ समय के लिए स्पीकर होता है। नए सदस्य नई लोकसभा में जब वह लोकसभा में चुनकर जाने की प्रक्रिया में होते हैं तो उन्हें ओथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। प्रेसिडेंट द्वारा जितने नए मेंबर्स आए हैं, जैसे 2024 में इलेक्शन होगा तो 2024 में बाकी सारे मेंबर तो हट गए, नया इलेक्शन हुआ, नए मेंबर्स आए। अब उन्हीं मेंबर में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा, नए सदस्यों को वो शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलाएंगे, और फिर ये लोग अंदर जो है लोकसभा में एंट्री करेंगे। जब ये लोग एंट्री लोकसभा में करेंगे तो इनका पहला फिर काम क्या होगा, यहां पहला काम होगा अपने लिए एक स्पीकर को इलेक्ट करना।
फिर यहां से स्पीकर का जो है इलेक्शन स्टार्ट होता है। तो पहला चीज प्रोटेम स्पीकर क्या है, ये ध्यान रखना है। दूसरा यहां पर हमने कहा स्पीकर का पद होता है। स्पीकर का जो पद होता है तो हमने कहा कि यहां पर उसको चुना जाता है, और जैसे ही वह नए सदस्यों को शपथ ओथ दिला दिया जाता है और वो एंट्री कर जाते हैं हाउस में, तो सभी सदस्य जो हैं वह लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को यहां पर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, चूज करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा स्पीकर अपने ही सदस्यों के बीच में से, जो उनके अपने सदस्यों के मध्य में से स्पीकर डिप्टी स्पीकर का को चुना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं चुनाव की तिथि का। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा, तो प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा तिथि की घोषणा की जाती है कि कब चुनाव यहां पर होगा। और ये जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर, इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये चुन लिए जाते हैं, तो इनका ऑफिस कब तक रहता है, यानी इनकी पदावधि क्या है। तो अगर यहां पर इनकी पदावधि देखा जाए तो ये एक तो जो हैं तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वो लोकसभा के सदस्य हैं, जब तक क्या हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, तब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। कैसे चुने जाते हैं, क्लियर हो गया। वह लोकसभा का ही कोई मेंबर लोकसभा का जो है स्पीकर हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई मेंबर जो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो भी वह लोकसभा का स्पीकर हो सकता है, और स्पीकर बनने के बाद वह 6 महीने के अंदर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। फिर से समझिए, मिनिस्टर के लिए सही है, अगर अपॉइंटमेंट के समय कोई मिनिस्टर वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वहां पर बोला गया है कि विद इन 6 मंथ वह किसी न किसी हाउस का मेंबर हो जाना चाहिए। नहीं है तो ठीक है, मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर उसे बनना पड़ेगा। लेकिन अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में बात हो रही है तो वह उसी हाउस का, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, तभी वह लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाएगा। और वह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर तब तक बना रहेगा जब तक वह उस हाउस का मेंबर है। जिस दिन उस हाउस का मेंबरशिप उसका खत्म हुआ, वैसे ही वह जो है वह उसका स्पीकर नहीं रह जाएगा, वह स्पीकर नहीं रह जाएगा। दूसरा, वह त्यागपत्र यानी रिजाइन दे सकता है। किसको दे सकता है, तो स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को रिजाइन दे सकते हैं, और डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन दे सकते हैं, स्पीकर को रिजाइन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को रिजाइन कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है वो रिमूवल का, पद मुक्ति। क्या लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर वह सही काम नहीं कर रहा है। कौन हटाएगा? लोकसभा के मेंबर ने ही उनको चुना है और लोकसभा के मेंबर ही उनको हटाएंगे। अंतर इतना है कि उनको हटाया जो जाएगा वह इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाया जाएगा, यानी वह लोकसभा के मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ लोकसभा, तत्कालीन सदस्यों द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों, ऑल द देन मेंबर ऑफ लोकसभा, तत्कालीन सदस्यों, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता। और अगर ऐसा रेजोल्यूशन लाना है उनको हटाने का, 14 डेज प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनको 14 दिन पूर्व सूचना क्या है, देनी चाहिए, ये जरूरी है। जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रोसेस चल रहा होता है
तो इस ड्यूरिंग स्पीकर खुद अपना पहला वोट देता है। इस दौरान स्पीकर द्वारा पहला मत दिया जाता है। जब उसे हटाने का प्रोसेस चल रहा होता है तो फर्स्ट वोट जो कास्ट किया जाता है वो स्पीकर द्वारा दिया जाता है। पहला मत स्पीकर के द्वारा ही दिया जाता है। और जब स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसीजर चल रहा है तो इस दौरान वह हाउस की अध्यक्षता नहीं करता। तब वह स्पीकर के रूप में बैठा नहीं रहेगा, उसको उसी को हटाया जा रहा है और वो सदन की अध्यक्षता करेगा। तो इस दौरान सदस्य को यहां पर प्रिसाइड नहीं करता है। इस दौरान सदन की अध्यक्षता वो नहीं करता, डिप्टी स्पीकर करता है। सदन की अध्यक्षता नहीं करता। तो यहां पर जो है ये एक तो सिचुएशन यहां पर समझना था। दूसरा यहां पर जो हमें समझना है कि स्पीकर के बारे में यहां पर जो हमारे यहां पर नियम है ये क्या दुनिया के अन्य देशों में नियम है। तो स्पीकर जो है यहां पर अगर देखा जाए तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। भारत में लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा या भारत में स्पीकर जो है, स्पीकर यहां पे हम अगर भारत में और ब्रिटेन में इनमें कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो इंडिया और ब्रिटेन में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप दिखाई देंगे ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा देता है। स्पीकर द्वारा अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दिया जाता है। अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा जैसे ही वो स्पीकर चुना जाता है। भारत में ऐसा नहीं है, स्पीकर द्वारा अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा नहीं दिया जाता है। ये उसके ऊपर जो है कोई यहां पर बाध्यता नहीं है। अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा नहीं दिया जाता, इसके ऊपर कोई यहां पर जो है वह बाध्यता नहीं है। यहां पर एक बार स्पीकर वह सदैव स्पीकर होता है। मतलब ये नियम काम करता है कि अगर एक बार यहां पर जो है कोई स्पीकर बन गया तो अगली बार भी वही स्पीकर बनेगा जब तक कि वह अपनी इच्छा वहां पर न छोड़ दे। मतलब अब बार बार इसका इलेक्शन नहीं होगा। एक बार अगर वो इलेक्शन एक बार स्पीकर बन गया तो अब अगली बार ऑटोमेटिक नेचुरली वह स्पीकर बना दिया जाएगा। उसकी कंस्टिट्यूएंसी फिक्स कर दी जाएगी, वो हर बार जब तक उसकी इच्छा करेगी। हमारे यहां ऐसा नहीं है। प्रत्येक बार जो है प्रत्येक लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होता है। प्रत्येक लोकसभा में, इस बार कोई और है, अगली बार कोई और हो सकता है। प्रत्येक लोकसभा में स्पीकर का चयन यहां पर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो हमें समझनी थी। क्लियर है? तो भारत और ब्रिटेन में अंतर है। वहां पर स्पीकर राजनीतिक दल से इस्तीफा देते हैं और एक बार का स्पीकर सदैव स्पीकर माना जाता है। और यहां पर क्या है कि हर एक लोकसभा में स्पीकर नए सिरे से चुने जाते हैं। हो सकता है कि अभी के जो स्पीकर हैं 2024 में जो नया लोकसभा है उसमें वो फिर से स्पीकर चुने जाएं। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम सर्कमस्टांसेस पर टिका रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे तो होना ही है उन्हीं को, चुनाव भी नहीं होना है। अब उन्हीं को एक बार जो स्पीकर हो गया वही बार बार स्पीकर रहेंगे। तो यहां पर क्या है कि स्पीकर बहुत निष्पक्ष तटस्थ होता है, कोई डर नहीं रहता है। न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, न उसे हटाने का कोई टेंशन होता है। वह पूरी तरीके से फ्रीली काम करता है। और यहां पर हमारे यहां पर स्पीकर जो है जब अपने राजनीतिक दल से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसके कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, तो उसका इंक्लाइनेशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होगा। और हर बार उसे यह ध्यान देना होता है, डरा रहता है कि इस बार तो चलो स्पीकर बना दिए गए, अब अगली बार पता नहीं क्या होगा हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर, जीतेंगे हारेंगे। तो ऐसे में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बड़ा लॉयल होता है। वो शो करना चाहता है कि अगली बार भी हमको चुनाव में खड़ा कर देना, हमको चुनाव जिता देना, हमको लोकसभा स्पीकर बना देना, हम आपके फेवर में देखिए लोकसभा में ये करते हैं। तो यहां तटस्थता हमारे यहां नहीं देखी जाती है, ब्रिटेन में ज्यादा देखी जाती है। एक अंतिम चीज यहां पर यह भी समझिएगा कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, मान लीजिए अचानक लोकसभा का, वैसे तो 2024 में लोकसभा का कार्यकाल जो है वह खत्म होना है 5 साल, लेकिन अगर 2021 में ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो
तो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक स्पीकर जो आज के हैं वो बने रहेंगे। फर्स्ट सेशन जो नई लोकसभा का होगा, तो नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं। स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही नया जो सेशन है, फर्स्ट सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, प्रोटेम स्पीकर वहां पे ओथ दिला देंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या दिला देंगे? ओथ दिला देंगे। ये जो पुराने वाले स्पीकर हैं ये यहां पर बैठे हैं, नए स्पीकर का चुनाव हो गया, उन्होंने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, वो हट गए। इस तरीके से यहां पर सिस्टम काम करता है। अब आइए थोड़ा सा पावर ऑफ स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर की शक्तियां क्या है? स्पीकर के पास बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इनको आप बड़े ताकतवर पद के रूप में देख सकते हैं। इवन जब ब्रिटेन में पहली बार राजा ने नागरिकों को ताकत, जनता को ताकत देना शुरू किया था, पावर देना शुरू किया था, उस वक्त राजा के बाद सबसे पावरफुल जो ऑफिस होता था वो स्पीकर का होता था। बाद में, क्योंकि उस वक्त राजा के करीबी प्रधानमंत्री माना जाता था, तो यह माना जाता था कि जो प्रधानमंत्री कहेगा वही राजा और प्रधानमंत्री मिलकर काम करेंगे। स्पीकर माना जाता था जनता द्वारा चुनी हुई सदन का नेता है, तो स्पीकर को जनता की आवाज माना जाता था। प्रधानमंत्री को संदेह की दृष्टि से ब्रिटेन में देखा जाता था, तो स्पीकर के पास ताकत उस वक्त ज्यादा होता था। धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री जो है वह जनता के सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से चुना जाना शुरू कर दिया गया, तब वहां पर प्रधानमंत्री का पद ताकतवर हो गया। नहीं तो पहले स्पीकर का पद ही ब्रिटेन में असल मायने में ताकतवर था। आइए देखते हैं कि क्यों ताकतवर इसे माना जाता है। पहला, इसके पास सबसे बड़ा काम है लोकसभा में जो डेकोरम है, जो वहां की डिग्निटी है उसको बनाना। तो लोकसभा में व्यवस्था और गरिमा, जो ऑर्डर डेकोरम है, ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ लोकसभा, ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ लोकसभा, लोकसभा में व्यवस्था एवं गरिमा बनाए रखना। इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? अगर कोई वहां पर सदन में वह ऑर्डर के खिलाफ और उसके डेकोरम के खिलाफ काम कर रहा है तो क्या कर सकता है? सदस्यों का निष्कासन, यानी वह जो है यहां पर निलंबन कर सकता है। सस्पेंशन आपने सुना होगा, कोई सदस्य वहां शोर मचा रहा है तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सदन से निष्कासन, वहां कुछ समय के लिए बाहर एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया। कुछ कमांडो बुलाए गए स्पीकर के द्वारा और कोई सदस्य जो वहां पर गलतबाजी कर रहा था उसको बाहर कर दिया गया। तो यहां पर यह भी कर सकते हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोकसभा का स्थगन कर सकते हैं, एडजमेंट कर सकते हैं। लोकसभा का स्थगन, एडजमेंट कर सकते हैं। स्थगन का मतलब क्या होता है? कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए वहां पर जो है लोकसभा की कार्यवाहियों पर रोक लगाना। यानी जैसे लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, अब वहां पर स्पीकर आए और लोग वहां पर शोर मचा रहे, अब उस शोर में लोकसभा की कार्यवाही शुरू ही नहीं हो सकती है, तो वो कहते हैं कि ये जो हाउस है ये एडजर्न किया जाता है 2 बजे तक। तो 2 बजे तक वो स्थगित हो गया, काम सब रुक गए। 2 बजे फिर से हाउस जो है वह स्टार्ट होता है, रीअसेंबल होता है, लेकिन जैसे ही रीअसेंबल होता है फिर से शुरू हो जाती है। तब वहां पर वो फिर ठोकते हैं, फिर कहते हैं कि कल तक के लिए इसको क्या किया जाता है? एडजर्न किया जाता है। तो एक दिन के लिए एडजर्न हो गया। अगले दिन आए फिर से वही स्थिति, तो अगले दिन के लिए एडजर्न। फिर स्पीकर सभी हाउस के जो पार्टी हैं उनसे मिलते हैं, उनसे कहते क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। तो विपक्ष पार्टियां हो सकता है वहां पर तर्क देती हैं कि नहीं नहीं, पहले जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक तो ये शोर मचा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई वहां पर वह कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो वहां पर स्पीकर कहते हैं कि यह सेशन साइने डाई के रूप में एडजर्न होता है। साइने डाई यानी इनडेफिनिट टाइम के लिए, जब तक माहौल हल्का नहीं हो जाता है यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। स्थगित काल वह 4 दिन 10 दिन क्या है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा का जो एडजर्नमेंट है वो कौन करता है? वह स्पीकर करते हैं। तो यह पहला यहां पर पावर है। दूसरा, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? कि ये धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं, या सर्टिफिकेशन ऑफ
मनी बिल। धन विधेयक का प्रमाणन इन्हीं से होता है, का प्रमाणन भी इन्हीं के द्वारा होता है। दूसरा, ये कास्टिंग वोट भी करते हैं, निर्णायक मत भी देते हैं। अगर कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? टाई सिचुएशन। अगर किसी बिल पर, किसी मोशन पर, किसी प्रपोजल पर वह हाउस दो भागों में बट गया, 50 लोगों ने फेवर में वोट किया, 50 लोगों ने अगेंस्ट, तो ये टाई सिचुएशन है, कोई डिसीजन ही नहीं निकल के आ रहा है। ऐसे कंडीशन में स्पीकर अपना वोट करेंगे। वैसे तो स्पीकर के पास राइट टू वोट नहीं है, स्पीकर केवल एक सिचुएशन में वोट कर सकते हैं, जब उनको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो फर्स्ट वोट वह स्पीकर के थ्रू दिया जाता है, और दूसरा वह कास्टिंग वोट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी वह वोट, राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन हुआ कि हाउस में टाई लाइक सिचुएशन है, तो स्पीकर के पास कास्टिंग वोट का पावर यहां पर होता है, तो निर्णायक मत का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी इनके पास यहां पर रहता है। तीसरा, स्पीकर जो हैं यहां पर वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस। कई बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अच्छी बात यह है कि इस ज्वाइंट सिटिंग में राज्यसभा के चेयरमैन को प्रिसाइड करने का मौका नहीं मिलता है। वहां पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर यहां पर करते। इसके साथ साथ यहां पर स्पीकर और क्या क्या करते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के आधार पर वह मेंबर्स के जो मेंबरशिप है उसको क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई। दल बदल के आधार पर सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती है, सदस्यों की सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यह पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं, यहां पर कई कमिटीज बनाते हैं, कई को प्रिसाइड करते हैं, तो संसदीय समितियों का गठन भी इनके द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटीज कई होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कमेटीज क्या होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, और यहां पर जो है वह संसदीय समितियों का गठन करके कई कमिटीज के को अध्यक्षता भी करते हैं, प्रिसाइड भी करते हैं। जैसे यहां पर देखा गया है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य सलाहकारी समिति, इसके अलावा यहां पर जनरल पर्पसेस कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन जनरल पर्पस कमेटी, सामान्य प्रयोजन समिति, और रूल कमेटी यानी नियम समिति, रूल कमेटी की अध्यक्षता यहां पर वो करते, स्पीकर के द्वारा किया जाता कि अध्यक्षता वो करते हैं, प्रिसाइड यहां पर करते। दूसरी चीज, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? वह विपक्ष के नेता को मान्यता इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा यह स्पीकर डिसाइड करते हैं, उनको मान्यता स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। लोकसभा के स्पीकर जो हैं वह यहां पर एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है, उसको भी प्रिसाइड करते हैं, जिसमें सभी लोग जो हैं वह मेंबर होते हैं। तो भारतीय संसदीय समूह के, इंडियन पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, भारतीय संसदीय समूह है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो यहां पर यह हमारे स्पीकर होते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा का अपना सेक्रेटरिएट होता है, सचिवालय होता है, जो लोकसभा में चल रही कार्यवाहियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का, उनकी कार्यवाहियों का, उनकी बैठकों का वह देखरेख निगरानी करते हैं। उस सेक्रेटरिएट को देखने का, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? स्पीकर के पास है। तो लोकसभा के सचिवालय का निर्देशन व नियंत्रण, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण व निर्देशन, नियंत्रण व निर्देशन भी उन्हीं के द्वारा, स्पीकर द्वारा किया जाता। ठीक है? स्पीकर के जो सैलरी हैं, अलायंसेस हैं, ये सब हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर क्या है? चार्ज्ड होते हैं।
संचित निधि पर भारित होते हैं, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जब तक उनका कार्यकाल है उनके सैलरी में, अलाउंसेस में कोई कट नहीं किया जा सकता, कोई कटौती नहीं किया जा सकता। तो एक पहला पद हम लोग देख रहे थे स्पीकर का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है डिप्टी स्पीकर का। पहले तो प्रोटेम स्पीकर देखे, फिर स्पीकर, फिर यहां पर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर क्या है? जब लोकसभा के स्पीकर जो हैं वह एब्सेंट होते हैं या उनका ऑफिस वैकेंट किसी वजह से हो जाता है तो उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर उनका कार्यभार संभालते हैं। तो स्पीकर की अनुपस्थिति में यह देखा जाता है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? वह डिप्टी स्पीकर करता है। डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की भांति ही शक्तियां होती है। अगर वो स्पीकर की जिम्मेदारी उठाते हैं तो स्पीकर के पास जो शक्तियां होती हैं, जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डिप्टी स्पीकर के पास भी आ जाती है। लेकिन जब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है तो वह नॉर्मल मेंबर होता है। जब वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता तो यहां पर अध्यक्षता नहीं करता तो सामान्य सदस्य, तब उसके पास कोई अधिकार नहीं है डिप्टी स्पीकर के पास, तो सामान्य सदस्य होता है। और सामान्य सदस्य के रूप में ही उसे बोलने, मतदान करने का अधिकार होता है। जैसे स्पीकर हैं, स्पीकर तो केवल दो स्थितियों में वोट कर सकते हैं, एक अपने को हटाए जाने के समय और दूसरा कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, यही दो स्थितियों में। डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर का भूमिका निभाते हैं तो वो भी केवल और केवल कास्टिंग वोट का यूज कर पाते हैं और कोई वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते जब तक वो स्पीकर है। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर स्पीकर नहीं है तो वह एक क्या है? सामान्य सदस्य हैं। और सामान्य सदस्य के रूप में उन्हें वह सदन में बोलने और मतदान का अधिकार मिल जाता है और वे अपने पार्टी के अकॉर्डिंग बोल और मतदान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेंबर हैं। ये जब तक स्पीकर हैं तब तक ही स्पीकर के नियम कायदे उनके ऊपर क्या है? लागू होते हैं। तो ये चीज यहां पर समझना है। डिप्टी, तो स्पीकर की सारी शक्तियां डिप्टी स्पीकर के पास आ जाती हैं जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में उनके ऑफिस को होल्ड करता है। क्लियर है? तीसरा एक और ऑफिस है जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मतलब है पहले वो समझिए। एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो नेता होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर किस हाउस का है, लोकसभा या राज्यसभा का, ये डिसाइड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर देश के हैं। तो जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसी के तुलना में एक पद की बात की जाने लगी भारत में, एलओपी, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये लीडर ऑफ अपोजिशन ये अलग अलग हाउस का नहीं, बल्कि वह एज अ होल कौन है देश का लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन अलग चीज है, राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन अलग चीज है। लोकसभा में जो भी विपक्षी दल में सबसे अधिक दल का नेता होगा विपक्ष का, वो बन जाएगा राज्यसभा में। लेकिन पूरे देश में विपक्ष का नेता किसे माना जाएगा, ये एक अहम सवाल था। शुरुआत में इस तरीके का जब प्रश्न आया तो हमारे पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे मावलंकर साहब, उन्होंने एक मावलंकर रूल यहां पर शुरुआत में जो है वह शुरू किया था। मावलंकर रूल जो है शुरुआत में इन्होंने कहा कि 1/10 जो है सीट जिस भी विपक्षी दल के पास होगी लोकसभा में, 1/10 सीट लोकसभा में जिस विपक्षी दल के पास होगी वही वह उसी का नेता जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। ये एक चीज इन्होंने यहां पर बोला हुआ था मावलंकर रूल को लेकर। लेकिन हमारे यहां पर देखा गया शुरुआत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, 1952 में इलेक्शन हुआ और सबसे बड़ी पार्टी वह कांग्रेस बनी और दूसरे नंबर की पार्टी उससे बहुत छोटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है वह 16 सीटें केवल वहां पर मिली हुई थी। बाकी चाहे वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वहां अदर पार्टी हो, उनका कोई बेस ही नहीं था और न के बराबर सीट वहां पर मिली हुई। तो कांग्रेस के पास ही मैक्सिमम, तो जब अपोजिशन के पास 1/10 सीट, क्या जब सीट ही नहीं है
अपोजिशन के पास, तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन पहले लोकसभा, दूसरे लोकसभा, तीसरे लोकसभा में नहीं था। 1967 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही एक कन्फ्रंट्रेशन हो गया। मोरारजी भाई देसाई जो पहले से ही एक सीनियर लीडर कांग्रेस के थे, उन्हें यह लग रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नेहरू जी की बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ये उनको स्वीकार नहीं था। उनका ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, यह कहीं ना कहीं जो है उनके साथ चीटिंग है। तो उन्होंने इसका अपोज किया और वहां पर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है यहां पर वह इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1969 में इसी वजह से कांग्रेस का दो पार्ट में दो स्प्लिट हो गया। एक तरफ कांग्रेस आई बना, कांग्रेस इंडिया इंदिरा गांधी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था इसके नेता, तो अब कांग्रेस में दो धड़े बटे, तो कुछ सीटें कांग्रेस आई के पास आई, कुछ सीटें कांग्रेस ओ के पास। पहली बार कांग्रेस ओ जो अपोजिशन बना था कांग्रेस से ही निकलकर, उसके पास इतनी सीटें थी कि वह अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना सके। 1971 में कांग्रेस ओ के ही नेता थे राम सुभग सिंह, और राम सुभग सिंह को पहली बार जो है वह लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया गया। बाद में चलकर 1977 में यह फिर से मुद्दा यहां पर आया। 1977 में पार्लियामेंट ने लीडर ऑफ अपोजिशन सैलरी एंड अलायंसेस एक्ट 1977 यहां पर एक कानून बनाया, यानी विपक्ष के नेता वेतन और भत्ते अधिनियम, सैलरी एंड अलायंसेस एक्ट 1977 ये लाया गया। ये थोड़ा अलग तरीके का था। इसमें क्या हुआ था कि दोनों सदनों में लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की गई, एक सदन में नहीं, दोनों सदनों में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग, यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की गई। दूसरा, यहां पर बोला गया कि जिसके पास सबसे अधिक सीट हो, यानी जिस पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, जिस विपक्षी दल के पास सर्वाधिक सीट हो, के पास 1/10 नहीं, सर्वाधिक सीट हो, बस अधिक सीट हो, वह जो है यहां पर वह बन जाएगा। 1/10 यानी 543 में अगर 1/10 का इस्तेमाल करें तो 55 सीटें जिसको मिलेंगी अपोजिशन पार्टी से, उसी का लीडर मावलंकर रूल के हिसाब से वह लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। और कानून के हिसाब से आप 10-20 सीट पा जाइए और सबसे अधिक अपोजिशन पार्टी में, तो आपको ही लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाएगा। अच्छी बात यह थी कि मावलंकर रूल था, और ये जो था ये कानून था 77 का, इसलिए पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैच्यूरी स्टेटस दिया गया, यानी विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता को पहली बार, लीडर ऑफ अपोजिशन को, विपक्ष के नेता को पहली बार वह स्टैच्यूरी स्टेटस, सांविधिक दर्जा यहां पर दिया गया था, सांविधिक दर्जा दिया गया। और कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा दिया गया, मतलब उनको जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर की सुख सुविधा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आप समझिए क्यों यह पद इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कैबिनेट मंत्री के स्तर पर उनको वेतन और भत्ते मिलने शुरू हो गए। इसके बाद तो आज लीडर ऑफ अपोजिशन की स्थिति यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही लोकपाल की नियुक्ति में, सीआई जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति में, इन सब की नियुक्ति में जो है यहां पर सबसे केंद्रीय भूमिका वह हो चुकी है, एक उनमें से लीडर ऑफ अपोजिशन की। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कई लोगों को अपॉइंटमेंट में भी रोल प्ले कर रहे हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ तो देखा गया कि बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली, 382 सीटें, 282 सीटें तो खुद ही मिली, और 303-4 के लगभग जो है 326 जो है सीटें अलायंस को मिली। उस वक्त अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस थी, जिसको सीटें मिली 44, और जबकि मावलंकर रूल के हिसाब से मिलनी चाहिए 55, और अगर कानून के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 44 पाइए चाहे 55 पाइए।
तो कानून के हिसाब से तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कांग्रेस से होना चाहिए था कोई, लेकिन मावलंकर रूल को फॉलो किया गया स्पीकर के द्वारा 2014 में, और इसलिए मावलंकर रूल के हिसाब से किसी को भी 1/10 सीट नहीं मिली थी अपोजिशन में, तो कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन उस साल नहीं बना। 2019 का जब चुनाव हुआ तो फिर स्थिति यहां पर देखी गई कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी भी इस बार भी कांग्रेस थी, जिसको सीटें मिली केवल 52 और चाहिए कितना था 55। इसलिए 2014 वाले और 2019 वाले दोनों लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन देखा ही नहीं गया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कैसे है ये भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए था। इसके अलावा एक और ऑफिस होता है लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी का। लोकसभा के महासचिव के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंटेड होता है। ये क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, वो स्पीकर द्वारा अपॉइंटेड होता। स्पीकर द्वारा अपॉइंटेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक आईएएस या कोई अधिकारी होगा, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर होगा। ये किसी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है कि ये किसी हाउस के मेंबर नहीं है, ये तो एक अधिकारी है, बस ये समझना है। स्पीकर के एडवाइजर माना जाता है, स्पीकर का एडवाइजर, स्पीकर के सलाहकार के रूप में जनरल सेक्रेटरी को माना जाता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? महासचिव है। ये लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट यहां पर होते। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यहां पर जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। अब आइए थोड़ा राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। पहले राज्यसभा के सभापति के बारे में देखते हैं। राज्यसभा के सभापति के बारे में यहां पर समझते हैं। राज्यसभा का सभापति, इसकी सबसे खासियत चीज है कि एक ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है जो उसका मेंबर होता ही नहीं, जिसको चुना ही नहीं जाता है, बल्कि बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा का चेयरमैन हो जाता है। इसके लिए उसे चुना नहीं जाता, चुना किसी और चीज के लिए जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है राज्यसभा को चेयर करने की, और वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी सभापति का चुनाव होता है भारत में? नहीं होता है। चुनाव किस चीज का होता है? उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति होने के नाते वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य या हमारे सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। सभापति व हाउस का मेंबर नहीं होता है, यह यहां पर समझना है, और इसकी अध्यक्षता करता है। यहां पर स्पीकर की भांति ही सारी शक्तियां यहां पर वह हाउस को चलाने की है, यानी इनका जो काम है वो सब यहां पर क्या है? उसी तरीके से है। तो स्पीकर की भांति क्या है? सदन की यहां पर व्यवस्था और गरिमा, ऑर्डर और डेकोरम जो है वो बनाने का यहां पर, ये सदन को स्थगन कर सकते हैं, निष्कासन, सदस्यों का निलंबन, ये सब इनके द्वारा यहां पर किया जा सकता है। सदस्यों का निलंबन, सस्पेंशन किया जा सकता है, उनको एक्सपेल किया जा सकता है, यहां पर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। सदन का स्थगन भी इनके द्वारा किया जा सकता है, एडजमेंट यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर जो है वो क्या कर सकते हैं? तो यहां पर सदन की कार्यवाहियों का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सदन में किसको प्रश्न पूछना है, किसको क्या करना है, सदन की कार्यवाहियों का संचालन भी इनके द्वारा किया जाता है। जैसे लोकसभा के बारे के अध्यक्ष के बारे में कार्यवाहियों का संचालन। बस अंतर क्या है यहां पर, थोड़ा सा हमको वहीं से क्वेश्चन बनता है। स्पीकर और सभापति दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ स्पीकर है और दूसरी तरफ क्या है? सभापति है। राज्यसभा के सभापति और स्पीकर में कोई यहां पर दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं ना सदन की, लेकिन यहां पर स्पीकर के बारे में क्या है? दो अवसरों पर मत इनके द्वारा दिया जा सकता है।
दो अवसरों पर मत कब दिया जा सकता है? एक तो यहां पर निर्णायक मत कास्टिंग वोट दिया जा सकता है, और पद मुक्ति के दौरान, अपने पद मुक्ति के दौरान ये दे सकते हैं। सभापति एक अवसर पर ही जो है वह दे सकते हैं, एक अवसर पर ही मत दे सकते हैं, और वो कौन सा है? तो चेयरमैन केवल और केवल कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, जब राज्यसभा में किसी विधेयक पर वह बराबर की स्थिति आ जाए तब वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नहीं। दूसरा यहां पर क्या है कि धन विधेयक का प्रमाणन कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकते हैं। धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक का प्रमाणन, सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल, वो स्पीकर द्वारा किया जा सकता है। इनके पास यह शक्ति नहीं है, यह शक्ति इनके पास नहीं है, ये काम ये नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ज्वाइंट मीटिंग का जो हेडेड बाय स्पीकर, तो ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वहां पर स्पीकर के द्वारा किया जाता है, वह इनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये नहीं करते हैं। ठीक है, इनके पास ये अधिकार नहीं है राज्यसभा के सभापति के पास। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? तो विपक्ष के नेता को मान्यता यहां पर जो है वह इनके द्वारा, विपक्ष के नेता को मान्यता वह स्पीकर द्वारा दिया जाता है। विपक्ष के नेता को मान्यता स्पीकर द्वारा दिया जाता है, यहां पर ऐसा नहीं है। तो समझने वाली बात है कि स्पीकर और जो चेयरमैन है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन यहां पर जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए, स्पीकर और यहां पर सभापति के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन यहां पर मालूम होना चाहिए। अब आइए यहां से हम जब एक बार ये समझ लिए कि स्पीकर क्या है और यहाँ पर स्पीकर और सभापति में अंतर क्या है, तो अब हम लोग यहाँ पर सीधे आते हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ, डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति। डिप्टी चेयरमैन की खासियत क्या है? चेयरमैन तो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन हाउस का मेंबर नहीं है लेकिन उसको प्रिसाइड करता है, तो राज्यसभा के सभापति हैं। डिप्टी चेयरमैन क्या है? वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों में से ही लिए जाते हैं। तो यहां पर सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं, सदस्यों के बीच से ही, मध्य से ही चुने जाते हैं। और यहां पर जो है यह उपसभापति पद पर बने रहने के लिए यहां पर जो है यह आवश्यक है कि वह क्या हो? राज्यसभा का वहां पर सदस्य रहे। अब डिप्टी चेयरमैन जब सभापति यानी चेयरमैन की भूमिका में होते हैं तो चेयरमैन की समझ शक्तियां इनके पास होती हैं, लेकिन जब सामान्य सदस्य होते हैं तो सामान्य शक्तियां होती हैं, तो अन्यथा सामान्य सदस्य के रूप में यहां पर होते हैं, सामान्य सदस्य के रूप में यहां होते हैं। तो ये तो था पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। संसद के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहां पर कौन कौन कैसे कैसे चुना जाता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग चलते हैं पार्लियामेंट के जो फंक्शनिंग है उनके बारे में यहां पर देखने के लिए। तो पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है उसको कैसे देखना है, ठीक है। तो यहां पर जो है एक बार जो है यहां पर देखते हैं। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, इतनी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो टेलीग्राम आपका चैनल है आप उस पर क्वेश्चन लिखिएगा, तो नहीं होगा तो एक बार जो है वहां पर मैं शाम को पूरे क्वेश्चन देख लूंगा। जो आप कल मैं देख रहा था कि कई लोगों ने क्वेश्चन वगैरह कुछ उसमें अपने क्वेरीज किए हुए थे, तो इकट्ठा करके वो क्वेरीज किसी समय डिस्कस कर लूंगा। बहरहाल
अभी फिलहाल जो है यहाँ पर ये बेसिक चीजें समझते चलिएगा, क्योंकि ये सब चीजें अपने आप में कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यकीन मानिए कि ये चीजें याद करना आसान होगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फैक्ट रटना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तथ्यों, चाहे जितनी अच्छी मेमोरी हो, मेमोरी तब अच्छी होती है जब आप चीजों को विजुलाइज कर लेते हैं कि वो लंबे समय तक आपके साथ हो, आपको वो एक स्टोरी के रूप में लग रहा हो। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनका एक कंसेप्ट, उसके पीछे कुछ रीजन होंगे। वो शक्ति किसी को दी गई, किसी को नहीं दी गई, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा ना। उन वजह को समझने की कोशिश करते चलिए। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलते हैं। हम चल रहे हैं कि जो संसद की कार्यप्रणाली है, यानी प्रोसीडिंग्स है जो पार्लियामेंट की, हम उसकी तरफ यहां पर चल रहे हैं। संसद की कार्यप्रणाली के बारे में, कैसे संसद काम करता है, संसद की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, इनके बारे में पहले हम समझते हैं। सबसे पहला जो चीज यहां पर समझने वाली है कि जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, संसद कैसे कैसे कब कब चलता है, पहले इसको यहां पर हमें ध्यान देना होगा। हमारे यहां पर पार्लियामेंट का कोई कैलेंडर नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वह साल भर में कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। ये सब हमारे यहाँ पार्लियामेंट के बारे में नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ सिंपल ये बोला गया है, जो पिछली बार हमने दिखाया भी था जब प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे, कि हमारे यहाँ पर केवल ये बोला गया है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है, यानी जो उसकी बैठकें होती हैं, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाता है। संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वह सत्र आयोजित किया जाता है, आहूत किया जाता है। और यहां पर यह भी बोला गया है कि लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 2 सत्र के बीच में वह 6 माह से अधिक का क्या है, वह अवधि नहीं होना चाहिए। अब यहां पर इन्हीं चीजों को समझते हुए चलिए कि यहां पर जो है वो क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 84, 85 से यहां पर हम लोगों को देखना। तो यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस, ऐसी जगह और स्थान पर, एज ही थिंक्स फिट, कौन, राष्ट्रपति, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। तो यहां पर पहली चीज समझते हैं हम संसद की कार्यप्रणाली में, संसद का सत्र, पार्लियामेंट के जो सेशन हैं, संसद के सत्र, वहां से क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। आर्टिकल 85 में हम पहले जाएंगे। यहां पर बोला गया है राष्ट्रपति द्वारा जो है वह सत्र का आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, दोनों सदनों के दोनों सदनों का, यानी दोनों हाउसेस का जो सेशन है उसको सम्मन किया जाता है। दोनों सदनों के सत्र को आहूत किया जाता कौन करता है, राष्ट्रपति। केवल वह आहूत ही नहीं करते हैं, बल्कि समय, कब और स्थान, टाइम एंड प्लेस का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी आहूत कहां होगा, कब होगा का निर्धारण भी कौन करता है, प्रेसिडेंट यहां पर करते हैं। तो पहली चीज जो समझने वाली चीज है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदन का सत्र का आहूत करते हैं और उसके समय और उसके स्थान का निर्धारण करते हैं। दूसरी चीज यहां पर बोला गया है कि लेकिन वह दोनों सदनों के मध्य, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये गैप यहां पर नहीं होना, 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये चीज यहां पर क्लियर समझना है। अब आते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, जो समझने वाली चीज है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई सेशन जो है कब बुलाना, ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर ले। लेकिन हमने ये फिक्स कुछ नहीं डिसाइड किया है कि साल भर में कितनी बार बैठकें होंगी, कब कब कितने दिन बैठकें, ये सब हमने डिसाइड नहीं किया है।
एक तो हमने डिसाइड किया राष्ट्रपति, सोचे बस हमने राष्ट्रपति के लिए बोल दिया कि भाई देखिए साल में भर में इतना कम से कम कोशिश कीजिए कि 6 माह से अधिक का गैप ना हो। यानी अगर 6 माह में एक अगर सेशन होगा तो साल भर में न्यूनतम कितने सेशन हो जाएंगे? 2। हालांकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मिनिमम कितने सेशन होने चाहिए या मैक्सिमम कितने सेशन होने चाहिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ भारत में, भारतीय संविधान में, वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सदन के सत्रों की संख्या, सदन के सत्रों की संख्या या सदन के बैठकों के संबंध में किसी निश्चित संख्या का, सर्टेन जो है वो नंबर्स का प्रोविजन नहीं किया गया। फिर भी यहां पर यह नहीं बोला गया है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। नो मिनिमम नो मैक्सिमम कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन सामान्यतः, परंपरा के तहत सामान्यतः हमने जो है 3 सेशन अपने यहां बनाए हैं। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, मानते हैं, ये परंपरा है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है, कानून नहीं है, ये कोई यहां पर फोर्स नहीं है इसके पीछे। ये 3 सेशन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो ये पहला सेशन यहां पर होता है जिसको हम बजट सेशन के रूप में देखते हैं। पहला है बजट सेशन, जो हर ईयर की जो शुरुआत होती है वह बजट सेशन से स्टार्ट होती है। 1 फरवरी, कई बार वह 30 जो है 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको फरवरी से लेकर चल रहे हैं और ये मई तक चलता है। जितने भी सेशन है सबसे लंबा सेशन बजट सेशन होता है, क्योंकि बजट पारित कराना सबसे टफेस्ट काम होता है। दूसरा जो सेशन होता है वो मानसून सेशन होता है। मानसून सेशन जो है वह जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। ये जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर तक, यहां सितंबर तक चलता है। और तीसरा है विंटर सेशन। विंटर सेशन नवंबर में स्टार्ट होता है, 15 नवंबर के लगभग, और पूरी दिसंबर तक चलता है। तो ये नवंबर से चलता है और दिसंबर तक यहां पर देखा जाता है। तो यहां पर जो है यह देखा जाता। अब जो समझने वाली चीज है यहां पर कि एक तो ये सेशन जो है 3 सेशन होते हैं और ये 3 सेशन संविधान में नहीं लिखे गए, जनरली ये परंपरा के तहत यहां पर माना जा रहा है। अब एक दूसरी चीज भी यहां पर समझिएगा, राष्ट्रपति सत्र आहूत भी करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ही सत्रावसान भी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही सत्रावसान, यहां प्रोरोगेशन जिसे कहते हैं, सत्रावसान किया जाता है। और सत्रावसान का मतलब क्या है? मई में बजट सेशन खत्म हो गया, तो अब मई के बाद कौन कहेगा कि बजट, अब सेशन खत्म, अब लोकसभा राज्यसभा काम नहीं कर रही है, मतलब बैठकें अभी निरस्त होती हैं। तो ये प्रेसिडेंट कहता है कि अब चलो मई आ गई, 4 दिन बचे हैं, अब इस तारीख से प्रोरोगेशन यानी सेशन इंटरवल चल रहा है, अब सत्र का अवकाश है। फिर जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो राष्ट्रपति उस वक्त सेशन को सम्मन करेंगे जुलाई में। तो ये मई से लेकर ये जुलाई तक के बीच का टाइम, यानी जून जो पूरा समय है, ये सत्रावसान का टाइम होता है। ठीक ऐसे ही सितंबर से लेकर नवंबर के बीच का समय, जो अक्टूबर का समय है, ये क्या होता है? ये सत्रावसान का टाइम होता है। और ये सत्रावसान की घोषणा भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब यहां से देखिए, पहला काम क्या हुआ कि हमारे यहां पर जो है, पहला था संसद के सत्र, कम से कम संसद की बैठकें तो शुरू करा दें। अब आइए संसद की बैठकों के बाद चलते हैं। संसद की बैठकें जब शुरू होती हैं तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट का जो स्पेशल एड्रेस है, हम उस पर बात करेंगे। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ये जो स्पेशल एड्रेस होता है, ये आर्टिकल 87 में बताया गया है। आर्टिकल 87 में बताया गया है कि 2 सिचुएशन पर प्रेसिडेंट वह दोनों हाउसेस को एक साथ वहां पर एड्रेस कर सकते हैं। पहला है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद,
जो जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा है, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद वहां पर पहला जो सेशन होता है, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला जो सत्र है, का पहला जो सेशन है, उसको उसकी शुरुआत कौन करता है? प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देके करता है। और दूसरा, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र यानी बजट सत्र, प्रत्येक वर्ष का जो पहला सेशन होता है, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, उसकी भी शुरुआत कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का स्पेशल जो एड्रेस है, दो सिचुएशन में होता है, जब जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है या हर साल जो पहला सेशन होता है। ये जो स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, इस स्पीच में वह क्या करते हैं? वह एक साथ दोनों सदनों को यहां पर एड्रेस करते हैं, एक साथ दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं, दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और यहां पर संबोधित करते हैं और यहां पर जो है क्या करते हैं? वह अपने अभिभाषण में सरकार की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में ही सही में डिस्कस करते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। उनका स्पीच क्या होता है? वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। इसका रीजन क्या है? असल में वह भाषण तो देते हैं लेकिन उसके शब्द किसी और के हैं, है ना। वहां पर बोल कोई और रहा होता है और शब्द किसी और के होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है यहां पर। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण, जब उनका स्पेशल एड्रेस जो है कंप्लीट होता है, तो अभिभाषण के बाद दोनों सदनों द्वारा एक थैंक्स जो है गिविंग मोशन लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। बाद दोनों सदनों द्वारा वह धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, सरकार के गिरने की संभावना रहती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। अभी बस इतना समझिएगा कि थैंक्स गिविंग जो मोशन है वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लाया जाता है। अब राष्ट्रपति ने अभिभाषण वगैरह कर दिया कि अब चलिए भैया संसद का काम धाम शुरू किया जाए। अब संसद कैसे काम करेगा? तो पार्लियामेंट अगर कोई भी फंक्शन करने जा रहे हैं तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो तीसरी चीज है पार्लियामेंट्री रूल, यानी कुछ तो रूल वगैरह होगा ना कि अगर कुछ भी करना है, कानून बनाना है, बहस करना है, तो उसका नियम कायदा होगा। तो ये पहले ही डिसाइड कर दिया गया है आर्टिकल 118 में। अनुच्छेद 118 में यह बोल दिया गया है कि हर एक हाउस वह अपने जो है बिजनेस को, अपने जो है कंडक्ट को खुद वहां पर रेगुलेट करेगा। ये आर्टिकल 118 में बोल दिया गया है कि हर एक हाउस को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने लिए रूल, अपने प्रोसीजर के लिए, अपने बिजनेस के लिए वहां पर बना सकते हैं। तो ये चीज तो ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दी गई है। जैसे देखिए कहां पर मेंशन किया गया है, तो 118 यहां पर देखिए क्या बोलता है। 118 यहां पर देखिए क्या बोलता है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट may make rules for regulating subject to the provisions of the constitution, its procedure and the conduct of its business। यानी प्रत्येक संसद का प्रत्येक सदन वह नियम बना सकता है अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के लिए। तो यहां पर प्रत्येक सदन वो क्या कर सकता है? प्रत्येक सदन नियम बना सकता है। नियम किस लिए बना सकता है? अपनी प्रक्रिया और कामकाज के लिए और कार्य संचालन के लिए, बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए और प्रोसीजर के लिए, कार्य संचालन के, प्रक्रिया का संचालन के लिए बना सकता। क्लियर है? तो ये यहां पर बोला गया है। दूसरी चीज यहां पर एक और यहां पर बात समझना है, संसद कोई भी नियम बनाएगा तो आर्टिकल 121 यहां पर ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 121 जो है यहां पे ध्यान रखना होगा। हिंदी मीडियम का जो नोट्स जिसके पास होगा, जो प्रीलिम्स वाला है, तो उसमें 121 की जगह पर 112 लिख दिया है जिस स्टूडेंट ने लिखा है। तो कई बार ये हो जाता है कि नोट्स वगैरह में आप ही लोगों का नोट्स रहता है, वो आपको दिया जाता है।
तो कोई जो स्टूडेंट है वो कुछ गलतियां कर देता है, तो उसको भी ध्यान रख के सही कर लिया कीजिए। देखिए 121 जो है यहाँ पर, सॉरी 122, 122 कर 122 की जगह उसने 112 लिख दिया है। तो 122 देखिए क्या है, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। तो संसद अपना नियम प्रत्येक सदन खुद बनाती है, और अगर बाय द वे उसके प्रोसीजर में कोई इरेगुलरिटी है तो वहां पर उसको किसी जुडिशरी में हम लेकर नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इनके पास जो है वो पावर मिल गया है। तो आर्टिकल 122 में क्या बोला है कि पार्लियामेंट की जो है किसी कार्यवाही, किसी प्रोसीडिंग, संसद की किसी कार्यवाही की, किसी प्रोसीडिंग की वैधता को, इसकी लेजिटिमेसी को प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के बेसिस पर वह क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता है। प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर, प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो आर्टिकल 122 जो है यहां पर इस तरीके की बात करता है, ये चीज यहां पर होना चाहिए। अब आइए, चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि सदन में नियम वगैरह बन गए, और अगर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है तो वो मायने नहीं रखती है। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी समझ में आ रहा है? एक होता है नियम बनाना, नियम में हमने कहा कि पहले जो है यहां पर सभी सदस्यों को जो है बोलने का अधिकार होगा, और उसका हमने टाइम, देखिए अगर क्वेश्चन वगैरह आप देखते हैं कि टाइम वगैरह बोलने के लिए दिया जाता है, तो अब उसमें सबको एक जैसा टाइम तो नहीं दिया जा सकता भाई। विपक्ष, किसी दल के पास जो है 100 विधायक सांसद हैं, किसी के पास 2 सांसद हैं, अब ये कहिए कि दोनों को एक समान समय दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये तो डिसाइड स्पीकर अपने हिसाब से करते हैं, तो नियम संख्या के हिसाब, रूल नंबर के हिसाब से होता है। अब मान लीजिए कि वहां पर उन्होंने क्या किया कि किसी एक मेंबर को जो है वहां पर ज्यादा बोलने के लिए बोल दिया, किसी को एक को कम बोलने के लिए बोल दिया, तो थोड़ी इरेगुलरिटी, या किसी को पहले कह दिया बोलने के लिए, किसी को बाद में कह दिया, तो नियम में अनियमितता है। नियम में भेदभाव अगर है, यानी सब्सटेंशियल फॉर्म में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब तो जुडिशरी वहां पर चेक करेगी। लेकिन अगर केवल इरेगुलरिटी है कि पहले उनको बाद में उनको, तो ये न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब सदन नियम वगैरह हो गए, सदन की कार्यवाही शुरू किया जाए, तो सदन में कार्यवाही में लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन जब मेंबर्स आएंगे पार्लियामेंट में तो उनका एक अपना कोरम होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोरम होना चाहिए। और कोरम क्या है? हर एक सदन में कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष या स्पीकर या चेयरमैन सहित 1/10 सदस्य होने चाहिए उस हाउस के। स्पीकर या इंक्लूडिंग स्पीकर एंड चेयरमैन, वह कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 अगर वहां पर प्रेजेंस यानी उपस्थिति, अगर वो लोग हाउस में हैं तभी वहां पर जो है वह हाउस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मान लीजिए फेस टू फेस क्लास चल रही है, आमने सामने वाली क्लास चलती है, अब यहां पे जो है हम आए क्लास लेने के लिए, वैसे तो क्लास में है 200 स्टूडेंट, और जिस दिन आए वहां पर 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, तो दोनों स्टूडेंट कहेंगे सर कोरम जो है पूरा नहीं, आज कितने लड़के आई हैं, आप क्लास लेंगे, बाकी लोगों का क्या होगा। तो वहां पर एक ऐसा ही हम कोरम डिसाइड कर लेते हैं कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? टोटल मेंबर का 1/10 कम से कम होना चाहिए। अब यहां पर चलिए शुरू हो गया कि सदन में सब लोग बैठ गए और इतने लोग आ गए। अब सवाल है बोलना, अब तो बातचीत, संसद तो बातचीत से ही शुरू होगी, तो बातचीत किस भाषा में करेंगे, यानी लैंग्वेज क्या है संसद का, पार्लियामेंट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 120 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 120 जो है, देखिए क्या बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये 2 भाषाओं में होता है, हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन provided that the chairman of the council of state or speaker of the house of the people, a person acting as such as the case may be,
may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue। यानी हिंदी और इंग्लिश तो भाषा है, लेकिन अगर स्पीकर चाहें, सभापति चाहें, तो कोई मदर टंग में भी अपनी बात रख सकता है। तो संसद में भाषा ये क्लियर आर्टिकल 120 में यहां पर हिंदी और इंग्लिश में बोला गया है, हिंदी या अंग्रेजी में। लेकिन हमने कहा कि यहां पर स्पीकर और सभापति की अनुमति से, स्पीकर सभापति की अनुमति से मातृभाषा में भी बोला जा सकता। तो ये मदर टंग में भी जो है यहां पर जो है वह एड्रेस किया जा सकता है, मातृभाषा में भी अपनी बात रखी जा सकती है। अब यहां से शुरू होता है हाउस की प्रोसीडिंग। हाउस शुरू होता है, उसका फर्स्ट आवर, मतलब जैसे ही लोकसभा खुलेगा, राज्यसभा खुलेगा तो क्या दिखाई देगा। तो संसद में पहला काम होता है प्रश्नकाल, यानी ये क्वेश्चन आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑफ हाउस। यह पहला घंटा होता है दोनों सदनों का, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। सदन की बैठक का पहला घंटा यहां पर होता फर्स्ट आवर। सदन की बैठक का पहला घंटा होता है फर्स्ट आवर ऑफ हाउस, पहला घंटा यहां पर होता है। पहले लोकसभा राज्यसभा के लिए एक जैसा होता था। लोकसभा में भी 11 जो है AM पर होता था, यानी 11 बजे जो है यहां पर दिखाई देता था। लेकिन राज्यसभा में 11 की जगह अब 12 बजे कर दिया गया। यह 12 बजे कर दिया गया है, थोड़ा अंतर यहां पर आ चुका है इन दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। नहीं तो पहले दोनों जगह 11 बजे ही क्वेश्चन आवर शुरू होता था। अब इस क्वेश्चन आवर में होता क्या है, प्रश्नकाल में होता क्या है, सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं कि आपने जो कोविड के दौर में आपने काम किया है उसके बारे में हमें बताइए, कितने इंजेक्शन यहाँ पर, कितने लोगों को टीका लग सका। किसी भी तरीके का सवाल मंत्रियों से पूछा जा सकता है, जिससे कि उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आए। आप जब प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपको सही जवाब देना होगा, तो आप केवल जवाब वहां पर सदस्यों को नहीं, पूरी जनता को दे रहे होते हैं। तो यहां पर सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर में मेंबर्स जो हैं वह क्वेश्चन आस्क करते हैं, किनसे, मिनिस्टर से। सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न यहां पर क्या है, पूछे जाते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह इसके थ्रू हम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने का एफर्ट करते हैं, टू मेक एग्जीक्यूटिव मोर अकाउंटेबल। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का क्या होता है, प्रयास है। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने का प्रयास है क्वेश्चन आवर, जवाबदेह बनाने का प्रयास यहां पर है। या इसे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो यह क्वेश्चन आवर एक टूल है, एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल का टूल है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका पर जो है, तो यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन है। यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन यहां पर, संसदीय नियंत्रण का साधन यहां पर माना जाता है। अगला सवाल यहां पर है कि ये जो क्वेश्चन आवर है, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। 3 प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन आवर में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर, वह स्टार्ड क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है जिन्हें कहा जाता है। तारांकित प्रश्न अब नाम से ही क्लियर होना चाहिए, स्टार। तो यहां स्टार बना हुआ, स्टार जिसका बना होगा तो वो तो बहुत अच्छा होगा ही। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब है जहां ओरल क्वेश्चन, ओरल आंसर होता है, जहां हम क्वेश्चन पूछे और ओरल आंसर हमको मिल रहा है, मौखिक उत्तर मिल रहा है, आमने सामने का उत्तर। ये सबसे अच्छा माना जाता है कि आप आंखों में आंखें डालकर आप जवाब दे रहे हैं, मौखिक उत्तर मिल रहा है। और जब आपने एक जवाब दे दिया खड़े होकर, तो वहीं हम तुरंत खड़े होकर, हमने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने खड़े होकर कहा कि इसका एक और प्रश्न है, यानी पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज यहां पर होती है। तो हर दिन कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो है वो इस तरीके के होते हैं जो स्पीकर चुनते हैं फर्स्ट आवर के लिए, कि जहां पर पहले घंटे में 15-20 क्वेश्चन इस तरीके के वह पूछे जाएं। हालांकि हाल के कुछ दिनों में कई जगह, कई बार तो ऐसा देखा गया कि 5-5 क्वेश्चन ही केवल पूछे गए फर्स्ट आवर में। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो फिर हमारा पार्लियामेंट कमजोर होगा। यहां पर जो है वह ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाने चाहिए।
दूसरा जो प्रश्न है वह है नॉन स्टार्ट, अनस्टार्ट क्वेश्चन, गैर तारांकित प्रश्न। अब 1 घंटे में आप कितना जवाब दे पाएंगे मौखिक रूप में, ओरल रूप में? तो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो भेज दिए जाते हैं मिनिस्टर्स के घर कि आप इसको रिटन में आप इसका क्या कर दीजिएगा, उनके ऑफिस भेज दिया जाता है। तो इनके आंसर रिटन आंसर होते हैं, लिखित उत्तर होते हैं। और जब रिटन है तो वहां सप्लीमेंट्री आंसर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, तो यहां पूरक प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं रोजाना वो 220 से 230 प्रश्न ऐसे स्पीकर चुनते हैं जो अनस्टार्ट क्वेश्चन के रूप में भेज दिए जाते हैं। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, किसी भी मेंबर को हाउस में क्वेश्चन पूछना है, स्पीकर को इन्फॉर्म करेगा। अब स्पीकर ने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी बहुत से लोगों ने जो है वो बोला है क्वेश्चन पूछने के लिए, आपको हम 15 दिन बाद क्वेश्चन पूछने का टाइम देते हैं, आप 15 दिन बाद क्वेश्चन पूछिएगा। अब हमको लगता है 15-20 दिन बाद हम नहीं पूछना है, हमको इधर 2-4 दिनों में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको 2-4 दिनों में आंसर चाहिए। तो आप शॉर्ट नोटिस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अल्प सूचना पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्हें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, यानी जिनको आप अनअवॉइडेबल जिन्हें कहा जाता है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। अविलंबनीय या लोक महत्व के प्रश्न होते हैं जिन विषयों पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है, ये 10 दिनों की अवधि के भीतर विद इन 10 डेज आप इसके लिए इन्फॉर्म करते हैं। 10 दिनों की अवधि के भीतर सूचना, यहाँ पर आवाज कट रही है, 10 दिनों की अवधि के भीतर सूचना यहाँ पर देकर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का एक और अच्छी बात है, यहाँ आपको ओरल आंसर मिलते हैं, मौखिक उत्तर मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो है पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी मौका यहाँ पर रहता, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जब एक बार क्वेश्चन आर 1 घंटे का ये पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वह दूसरे राउंड में पहुंचता है, जिसे कहते हैं 0 आर। 1 घंटे के क्वेश्चन आर के बाद 0 आर स्टार्ट होता है। ये जो 0 आर है, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर है। क्या 0 आर? ये वैसे तो कहीं पर भी जो है पार्लियामेंट्री रूल में इसका मेंशन नहीं किया गया है। मतलब 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो फिर जो संसद के काम है वो संसद शुरू कर दे। काम क्या है? कानून बनाना, प्रस्ताव लाना, यही सब काम है, तो संसद ये काम शुरू कर दे। लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रिटेन या दुनिया के अन्य संसदीय देशों से थोड़ा सा नियम अलग। जैसे 1 घंटा खत्म हुआ तो हम थोड़ा रिलैक्स मोड में आते हैं, तुरंत काम, अभी तो 1 घंटे सवाल वगैरह पूछे, हम तुरंत काम शुरू कर दें। तो वहां पर क्या होता है कि 0 आर एक तरीके का रिलैक्सिंग टाइम, कि जहां पर वो चीजें, वो मुद्दे जो उस दिन का एजेंडे में नहीं है, हमको अगर लगता है कि आज ये क्वेश्चन, जैसे 0 आर में क्वेश्चन आर चल रहा है और मान लीजिए उसी दिन कोई रेल एक्सीडेंट हुआ, अब क्वेश्चन आर में आप हाथ खड़ा करके ये नहीं बोलेंगे पहले रेल पे चर्चा करना है, क्योंकि वो फिक्स है, वो तो क्वेश्चन आर है, वहां आप उसको क्वेश्चन आर को बदल नहीं सकते। हाँ, ये जो 0 आर है, इसमें ऐसे चीजें जिन पर आपने स्पीकर को नोटिस नहीं दिया है और उसके बावजूद अगर आप उस क्वेश्चन को अराइज करना चाहते हैं, यू आर, ये जो 0 आर है एक तरीके का एजेंडा डिसाइड हो जाता है, दिन भर क्या कैसे करना है। तो ये पार्लियामेंट्री रूल में इसका मेंशन नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनोवेशन है। तो ये जो है संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, संसदीय नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार, भारतीय संसदीय व्यवस्था का नवाचार है यहाँ पर, और ये एक तरीके का इनफॉर्मल यह टूल होता है जहां बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्व जो है प्रायर इंफॉर्मेशन के, पूर्व सूचना के मामले उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे इश्यूज को उठाए जा सकते हैं, इसका कोई सर्टेन टाइम नहीं होता।
और यहाँ पे दिन भर का एजेंडा जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जब एक बार 0R जो है स्टार्ट होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लोकसभा का जो है प्रश्नकाल चलेगा। 12 बजे घड़ी की सुइयां वो 000 दिखाएंगी, तो उसी को मीडिया ने 0R बोलना शुरू कर दिया। नहीं तो कभी इसको कोई दुनिया में 0R नहीं बोलता है, ये अपने यहाँ 0R बोलना शुरू कर दिया गया क्योंकि मीडिया ने इस शब्द को उठा लिया। अब इस 0R में क्या होता है कि यहाँ पर एजेंडा सेट हो गया, तो सरकार जो वहां पर हाउस है, अब उसमें हाउस में कानून बनाना है तो विधेयक लेकर आइए, प्रस्ताव लाना है प्रस्ताव लेकर आइए, चर्चा करना है चर्चा करिए, बजट लाना है बजट लाइए, किसी को हटाना है वो लाइए। यही सारे काम तो संसद के हैं, तो वो शुरू हो जाता है 0R के बाद। कल हम लोग देखेंगे कि पहले हम देखेंगे संसदीय प्रस्तावों के बारे में, कैसे पार्लियामेंट्री मोशन लाए जाते हैं, फिर हम देखेंगे बिल कैसे लाए जाते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बजट कैसे लाए जाते हैं। इन 3 चीजों को जब हम लोग देख लेंगे तब हम आगे के टॉपिक की तरफ वहां पर मूव करेंगे। तो कल ये 3 टॉपिक हम लोगों को देखेंगे। थैंक यू।